आज का हमारा टॉपिक है द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका मेन एडवांटेज है, इससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं न्यूक्लियस के साइज के बारे में। बच्चों, अल्फा पार्टिकल जो फास्ट मूविंग पार्टिकल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, हम जानते हैं। ये अप्रोच कर रहा है गोल्ड के न्यूक्लियस को, और हम जानते हैं न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की अप्रोच करेगा, टाइम के साथ साथ इस पार्टिकल की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। कम होते होते जैसे जैसे पार्टिकल इस न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे इस पार्टिकल की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। इस न्यूक्लियस और इस अल्फा पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से। और एक टाइम ऐसा आएगा, स्पीड कम होते होते उस पार्टिकल की स्पीड मैंने माना इस पॉइंट पर जीरो होगी, इस पार्टिकल की स्पीड। इसके बाद ये पार्टिकल न्यूक्लियस की और आगे नहीं मूव कर सकता। इस पॉइंट पर अगर इसकी स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी इस पार्टिकल की हो जाएगी जीरो। तो इस पॉइंट पर वो अल्फा पार्टिकल की इस न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको डिनोट करते हैं आर नोट से। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मीनिंग ही ये है बच्चों कि अल्फा पार्टिकल कितना पास तक इस गोल्ड न्यूक्लियस के जा पाया। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इस अल्फा पार्टिकल की, उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इनिशियली इस पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मैक्सिमम थी। जैसे जैसे पार्टिकल ने इस न्यूक्लियस की अप्रोच करना शुरू किया, रिपल्सन फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होनी शुरू हो गई, और वो कन्वर्ट किस में होनी शुरू हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। जिस पॉइंट पर उस पार्टिकल की स्पीड जीरो होगी, जिस पॉइंट पर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, उस केस में उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इसका मीनिंग बच्चों, इस पॉइंट पर जहां उसके पास जीरो काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हो चुकी है? पोटेंशियल एनर्जी में। अब वो पार्टिकल और आगे मूव नहीं करेगा, वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। जिस वे से वो आया था उसी वे से वापस मूव होना शुरू हो देगा। और जैसे उस पार्टिकल ने वापस मूव करना शुरू कर दिया, तो आप जानते हैं क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ेगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो अब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसका मीनिंग हो क्या रहा है बच्चों? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो चुकी है। इसका मीनिंग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर उस पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। रदरफोर्ड ने बच्चों कुछ अजम्पशंस माने थे। उनमें से एक अजम्पशन है, जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के की ओर अप्रोच करता है तो हम ये मान लेते हैं कि न्यूक्लियस हैवी होने की वजह से इस न्यूक्लियस का कोई मोशन नहीं होगा, न्यूक्लियस यहाँ मूव नहीं करेगा, वो जहां था वैसे वहां ही रहेगा। सेकंड पॉइंट है बच्चों, न्यूक्लियस को और अल्फा पार्टिकल्स को पॉइंट चार्जेस माना गया है। और थर्ड पॉइंट है, अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग होगी वो इलास्टिक कोलिजन की वजह से है। मीनिंग यहाँ पर किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस यहाँ नहीं होगा, ऐसा माना गया। अब हम आर नोट को डेराइव करेंगे। अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियस होता है, इस पर चार्ज होगा 2 प्रोटॉन चार्ज। ये अप्रोच करेगा एक न्यूक्लियस को, और मैंने माना अप्रोच करते करते यहाँ उसकी स्पीड जीरो होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। तो इस डिस्टेंस को हमने बोला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो 2e चार्ज है अल्फा पार्टिकल पर। और इस न्यूक्लियस की बात करते हैं, मैंने माना इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है Z, और हम जानते हैं 1 प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1 पॉजिटिव E। तो Z प्रोटॉन, क्योंकि बच्चों जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी न्यूक्लियस का, उतना ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर Z है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? Z होंगे। तो Z प्रोटॉन्स पर चार्ज कितना होगा? Ze। तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस वो आ गया Ze चार्ज आ गया। और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है 2e।
जहां वो रेस्ट पर आया था उस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी पॉइंट। तो पी पॉइंट पर हम इस न्यूक्लियस की वजह से पोटेंशियल निकाल लें, क्योंकि बच्चों जो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा था उसे उसका अपोज कौन कर रहा है, इस न्यूक्लियस का पोटेंशियल। तो हम इस पी पॉइंट पर जहां वो पार्टिकल जीरो हो जाएगा, उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, उस पी पॉइंट पर हम इस न्यूक्लियस की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, किसकी वजह से, ड्यू टू न्यूक्लियस। इसका फॉर्मूला आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। यहाँ आर डिस्टेंस है दोनों के बीच की, वो आर नोट है, और क्यू चार्ज किसका होगा, जिसकी वजह से हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल। वो निकाल रहे न्यूक्लियस की वजह से, तो चार्ज आएगा यहां न्यूक्लियस का, जेड ई अपॉन में आर नोट, ये पोटेंशियल आ गया। अब इस पोटेंशियल की वजह से ही इस अल्फा पार्टिकल को क्या गेन होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट पॉइंट ओ, और इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाई में चार्ज। अब यहां चार्ज किसका होगा, जिसकी आप एनर्जी निकाल रहे हो, वो किसकी निकाल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की। तो V की वैल्यू यहां पुट कर दें आप नीचे, और चार्ज है अल्फा पार्टिकल पर 2E। ये आ गई बच्चों पोटेंशियल एनर्जी उस अल्फा पार्टिकल की। ये आई कहां से, एक्चुअली के अंदर हुआ क्या, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। और काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। वी यहां पर स्पीड है, एम मास है उस अल्फा पार्टिकल का, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक दोनों को इक्वल करके हम आर नोट की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। ये डेरिवेशन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। एक और पॉइंट की बात करते हैं, न्यूक्लियस, मैंने इसकी रेडियस मान ली आर, जिस न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा था, और अल्फा पार्टिकल यहां आके मैंने माना वो रुक गया, तो इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया आर नोट। और देखो बच्चों, अल्फा पार्टिकल कभी भी इस न्यूक्लियस को टच नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स है। मैंने मान लिया इन दैट केस अल्फा पार्टिकल ने टच कर दिया इस न्यूक्लियस को, इस प्रकार से टच कर दिया, तो ये डिस्टेंस है आर। अब बच्चों जो आर नोट है वो लगभग बराबर हो जाएगी कैपिटल आर के, पर ऐसा कभी होगा नहीं, अल्फा पार्टिकल कभी टच करेगा नहीं न्यूक्लियस को, तो हमेशा क्या होगा, जो आर नोट है न्यूक्लियस की रेडियस से ज्यादा होगी। इंपैक्ट पैरामीटर की बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन के अलोंग अप्रोच कर रहा है इस न्यूक्लियस को, ये सेंट्रल लाइन है न्यूक्लियस की। तो अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन है और न्यूक्लियस के जो सेंट्रल लाइन है, ये जो परिपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। पर इसमें कंडीशन क्या है, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ रिपल्सन से दूर होना चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल के जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और जो सेंट्रल लाइन है न्यूक्लियस की, इन दोनों के बीच की जो परिपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इसको स्मॉल b से डिनोट करते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर का फायदा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये बता सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के रिपल्सिव फोर्स की वजह से कौन सा पाथ फॉलो करेगा। तो अल्फा पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी है वो हम बता सकते हैं इंपैक्ट पैरामीटर से। यहाँ से हम स्कैटरिंग एंगल भी निकाल लेंगे। ये जो लाइन है, ये लाइन है डायरेक्शन ऑफ अप्रोच। इस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा था, न्यूक्लियस की ओर बढ़ रहा था, पर न्यूक्लियस के रिपल्सन की वजह से वो ये पाथ फॉलो नहीं कर पाया, वो थोड़ा दूर से निकल गया रिपल्सन फोर्स की वजह से। ये एक्चुअल डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है। तो ये जो एंगल आएगा इसको बोलेंगे स्कैटरिंग एंगल। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज एंगल बिटवीन द
डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन के अलोंग अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुआ। तो इसको थीटा से डिनोट करते हैं स्कैटरिंग एंगल को। यहाँ हम 3 केसेस की बात करते हैं। फर्स्ट केस, जब इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज होगा, ये न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल यहाँ मैंने माना ये सेंटर लाइन है, ये डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो यहाँ पर ये बी काफ़ी ज़्यादा है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज़्यादा होगा उतना ही अल्फा पार्टिकल दूर से निकलेगा, और जितना अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से दूर से निकलेगा उतना कम इस न्यूक्लियस का इस अल्फा पार्टिकल पर रिपल्सिव फोर्स होगा। अल्फा पार्टिकल लेस रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर अल्फा पार्टिकल पर लेस रिपल्सिव फोर्स काम करेगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो होगा इस अल्फा पार्टिकल का वो काफ़ी स्मॉल होगा। सेकंड केस, जब इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू और कम कर दी, सेंटर लाइन है न्यूक्लियस की, अल्फा पार्टिकल इस अलोंग अप्रोच करेगा न्यूक्लियस को, ये वैल्यू है इम्पैक्ट पैरामीटर की। यहाँ क्या किया, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू को कम कर दिया। कम करने से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास में से निकलेगा, इसकी पेरिफेरी के आसपास जाएगा। इससे क्या हुआ, इम्पैक्ट पैरामीटर कम होने से जो न्यूक्लियस का रिपल्सिव फोर्स है उसका इस अल्फा पार्टिकल पर जो प्रभाव है वो बढ़ गया। इससे अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एंगल है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा एंगल पर स्कैटर होगा। तो थीटा यहाँ पर बच्चों बढ़ गया इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल होने से। थर्ड केस की बात करते हैं, जब इम्पैक्ट पैरामीटर हमने 0 कर दिया। तो जरा बच्चों सोचो, इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होने पर अल्फा पार्टिकल किस प्रकार अप्रोच करेगा। ये न्यूक्लियस है, सेंटर लाइन है, तो मैं अल्फा पार्टिकल कहाँ से लेके आऊं, कहाँ से अल्फा पार्टिकल अप्रोच करे ताकि बी 0 हो। वो अप्रोच करेगा बिल्कुल सेंटर लाइन की सीध में। तो इस केस में बी यहाँ पर 0 है, बी यहाँ पर 0 है बच्चों। इस केस में क्या होगा, अल्फा पार्टिकल पर जो न्यूक्लियस का रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो होगा मैक्सिमम। इससे क्या होगा, अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो और बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं जब इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, हेड ऑन मूव करेगा, बिल्कुल सीध में मूव करेगा इस न्यूक्लियस के, और अपने पाथ को रिट्रेस करेगा थ्रू द एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री। तो जैसे जैसे बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर कम हो रहा है वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स अल्फा पार्टिकल पर बढ़ रहा है, और वैसे वैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी बढ़ता जा रहा है। आगे बच्चों आपकी बुक में ग्राफ दिया है इम्पैक्ट पैरामीटर वर्सेस डिस्टेंस का। ये अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन से अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है टारगेट न्यूक्लियस की ओर। 1 2 3 4 ये 4 तरीकों से अल्फा पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस की ओर आ रहा है। फर्स्ट अल्फा पार्टिकल जो कि ये दिखा रखा 0 नंबर से दिखाया हुआ है, ये हेड ऑन कोलाइड करेगा टारगेट न्यूक्लियस को और सेम पाथ फॉलो करेगा। इस केस में बी कितना है, इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है, 0 है। फर्स्ट नंबर पार्टिकल जो कि जिसकी इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू है 2.5 फर्मीमीटर, तो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, वो लार्ज एंगल पर स्कैटर होगा। तो 2 नंबर पार्टिकल, 3 नंबर पार्टिकल, 4 नंबर पार्टिकल, तो इससे क्या हो रहा है, ऊपर जाने पर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। और हम क्या पाएंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू बढ़ने से जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो कम हो रहा है। और जब इम्पैक्ट पैरामीटर कर दिया 100 फर्मीमीटर, उस केस में क्या होगा, वो पार्टिकल बिना डेविएट हुए सीधा ही निकल जाएगा। तो यहाँ एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना है बच्चों, 0 है, और यहाँ कितना है 180 डिग्री। इसको थोड़ा ध्यान से ग्राफ को देख लेना। आगे रिलेशन दिया हुआ है इम्पैक्ट पैरामीटर बी और स्कैटरिंग एंगल थीटा के बीच में। ई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। इसके कुछ केस बुक में दिए बच्चों, आप कर लेना। जैसे यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या बोला गया, इम्पैक्ट पैरामीटर बी की जब वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसमें देख लें आप, अगर बी ज़्यादा होगा
तो कोट थीटा बाई 2 ज़्यादा होगा, और अगर कोट थीटा बाई 2 ज़्यादा होगा तो थीटा क्या होगा बच्चों, स्मॉल होगा। थीटा स्मॉल होने का मतलब क्या है, जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, जो स्कैटरिंग एंगल है, वो स्मॉल होगा। तो क्या बोला गया, अल्फा पार्टिकल पासिंग फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस अंडरगो स्मॉल डिफ्लेक्शन। जब अल्फा पार्टिकल के लिए वो बी इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, दूर से निकलेगा। जब अल्फा पार्टिकल दूर से निकलेगा उस केस में उसकी जो स्कैटरिंग एंगल है वो स्मॉल होगी, उसका डिफ्लेक्शन स्मॉल होगा। सेकंड केस में इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू अगर स्मॉल कर दे तो इस फॉर्मूले से बी स्मॉल कर दिया तो कोड थीटा बाई 2 स्मॉल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू लार्ज हो जाएगी। इसका मीनिंग जो अल्फा पार्टिकल का इंपैक्ट पैरामीटर स्मॉल होगा, स्मॉल का मतलब वो न्यूक्लियस के पास से जाएगा, क्लोज होके जाएगा, और अगर क्लोज होके जाएगा तो रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। थर्ड केस में बच्चों यहाँ इंपैक्ट पैरामीटर को 0 कर दिया। इस फॉर्मूले में अगर हम बी को 0 कर दें और सॉल्व करें तो कोड थीटा बाई 2 कितना आएगा, 0 आएगा, और इसको कोड 0 होता है 90 पर, तो थीटा बाई 2 बराबर 90 आया, थीटा आ जाएगा 180। इसका मतलब इंपैक्ट पैरामीटर जब 0 होगा उस केस में एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा 180 डिग्री। वह अल्फा पार्टिकल अपना पाथ को रिट्रेस करेगा 180 डिग्री पर। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। रदरफोर्ड ने बताया हर एक एटम के सेंटर में एक टीनी कोर होती है, उसी टीनी कोर में, उसी सेंट्रल टीनी पार्ट में उस पूरे एटम का मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है इस टीनी सेंटर्ड पार्ट में, जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट है बच्चों, न्यूक्लियस का जो साइज होता है, साइज का मीनिंग उसका डायमीटर होगा 10⁻⁻15 मीटर। एटम का साइज है 10⁻⁻10 मीटर। देखने से बच्चों आप सोचोगे कि न्यूक्लियस का साइज ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। एटम का साइज ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है हम देख लेते हैं। 10⁻⁻10 को आप डिवाइड करें -15 से, ये साइज है एटम का और ये साइज है न्यूक्लियस का। सोल्व करें इसको, 10⁵ मीनिंग 1 लाख। इसका मीनिंग जो एटम का साइज है बच्चों वो न्यूक्लियस के साइज का 1 लाख टाइम्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने बताया हर एक एटम में जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ होते हैं। इन सर्कुलर पाथ के अंदर अपने रिस्पेक्टिव शेल के अंदर, रिस्पेक्टिव पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है, पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस होगा और प्रोटॉन पर चार्ज प्लस होगा। और एक एटम कंप्लीटली न्यूट्रल होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज टोटल इलेक्ट्रॉन्स का होगा जो इस एटम में मौजूद हैं। तो एक एटम कंप्लीटली न्यूट्रल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जिस प्रकार प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर एक एटम के अंदर। और बच्चों हम जानते हैं सन के चारों ओर जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो यहाँ उनको सेंट्रीपिटल फोर्स रिवॉल्व करने के लिए जो है वो कहाँ से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो बच्चों यहाँ आप खुद बता दें कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के चारों ओर तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी वो कहाँ से आएगी, वो आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आएगी। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से देख लें। थैंक यू।